14 महीनों में दूसरी बार दिल्ली चुनावों की तरफ बढ़ रही है। इस मौके पर एबीपी न्यूज हर पार्टी को अपना घोषणा पत्र पेश करने का मंच दे रहा है। पेश है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र। दिल्ली की लड़ाई हमेशा सीधी बताई गई। पिछली बार कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोट काट दे और बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काट दे। इस बार कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के वोट काट दे और बीजेपी उम्मीद कर रही है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के वोट काट दे। लड़ाई सीधी नहीं है, त्रिकोणीय है। तो कांग्रेस का क्या हाल है? क्या जफर की तरह रंगून भेज दी गई या दम अभी बाकी है? हमारे साथ आज मौजूद है घोषणा पत्र में कांग्रेस का चेहरा दिल्ली चुनावों के लिए पीढ़ी बदलने के बाद अजय माकन। शीला दीक्षित जी बहुत वरिष्ठ नेता है। हर एक व्यक्ति का और हर युग का उदय भी होता है और हर युग का अंत भी होता है। दिल्ली में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, कांग्रेस की तरफ से सीएम के संभावित उम्मीदवार। बेदाग दामन के साथ में मैंने दिल्ली के अंदर काम किया है। हम लोग ट्रस्टेड भी हैं और टेस्टेड भी हैं। 51 साल के अजय माकन के कंधों पर अब तक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दिल्ली में कांग्रेस का बेड़ा पार लगाने की। दिल्ली के अंदर कभी भी दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में नहीं हुआ है कि कोई लोकसभा का चुना हुआ प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी से उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़े। यह आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। 2013 के विधानसभा चुनाव तक दिल्ली में शीला दीक्षित ही कांग्रेस का चेहरा थी, लेकिन अब कमान माकन के हाथ में है क्योंकि शीला दीक्षित के नेतृत्व में पार्टी 8 सीटों पर सिमट गई। माकन के सामने चुनौती पार्टी को फिर से सत्ता की पटरी पर लाने की है। 1985 में डूसू का अध्यक्ष बनकर छात्र राजनीति से करियर शुरू करने वाले माकन अब पार्टी में मीडिया प्रमुख के ओहदे पर हैं। 1993, 1998 और 2003 में लगातार 3 बार विधायक रह चुके माकन 39 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के स्पीकर बने थे। दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार में परिवहन और बिजली मंत्री रह चुके हैं। 2 बार सांसद रहे माकन मनमोहन सरकार में खेल और युवा मामलों से लेकर शहरी विकास मंत्री के पद पर रह चुके हैं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से लेके दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर से, स्पीकर से, केंद्र सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, कैबिनेट मिनिस्टर, शायद ही कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होगी जो कि मैंने नहीं दिया। माकन पिछले साल लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन पार्टी ने दिल्ली में वापसी के लिए इन्हीं पर दांव लगाया है। माकन को कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार समिति का प्रमुख बनाया है और खुद माकन सदर बाजार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अजय माकन साहब। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आएं और दिल्ली को बताएं कि क्यों कांग्रेस को वोट दिया जाए। अजय माकन। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को यह दिया है जिसमें हम लोग अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में आप सब लोगों को और आप सब लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता को कुछ बता सकें। जैसे अभी यहां पर शुरू में मेरे बारे में थोड़ा सा बताया गया, मैंने अपना राजनीतिक जीवन 1985 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद से शुरू किया। लेकिन यही नहीं, उससे पहले 2 साल पहले उससे मैं सबसे पहला चुनाव क्लास रिप्रेजेंटेटिव का अपने कॉलेज के अंदर लड़ा और वो जीतने से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। उसके बाद कॉलेज का सेंट्रल काउंसलर और वहां से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का एग्जीक्यूटिव काउंसलर, और उससे भी पहले स्कूल के अंदर जब मैं 11वीं कक्षा में था तो हमारे स्कूल के अंदर इलेक्शन की एक पद्धति सेंट जेवियर स्कूल जहां से था वहां पर भी मैं चुनाव लड़ा। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं
कि आजकल और कुछ समय से एक फैशन है कि जिसमें लोग राजनीतिक एम्बिशन सीने में दबा करके लोगों को ये कहते हैं मैं तो राजनीतिक नहीं हूं। सीने के अंदर दबा हुआ राजनीतिक मंशा होती है, लेकिन लोगों के सामने एक ऐसा चेहरा अपना और दूसरी तरफ राजनेताओं का और राजनीति का दलदल से भरा पेश किया जाता है कि मैं तो इससे दूर हूं, और फिर राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए वो लोग आगे आते हैं। जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, मुझे मौका मिला, उससे पहले हमारी सरकार की पॉलिसी सीएनजी का विरोध करने की थी। सीएससी और सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर के दिल्ली के अंदर हम सीएनजी दिल्ली के अंदर उस वक्त पूरे के पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर हम ले आए। उसके बाद जब मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अनरियलिस्टिक पुराना मास्टर प्लान था 2001 का, जिसको समय पे चेंज नहीं किया गया। उस मास्टर प्लान के अंदर बदलाव करके एक एक करके उसके बाद में हम लोगों ने दिल्ली के अंदर ट्रेडर्स को, छोटे व्यापारियों को, कर्मचारियों को, प्रोफेशनल्स को, यहां तक के कि जो आप मीडिया प्रोफेशनल्स हैं वो लोग भी अपने घर के अंदर अपने छोटे स्टूडियोज नहीं खोल सकते थे, वो सारी की सारी चीजें हमने उसमें अलाउ कराई। उसके बाद जब मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनने का मौका मिला, जब अन्ना हजारे मूवमेंट कर रहे थे एंटी करप्शन, उस वक्त मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर बैठ करके कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद में सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ में और दूसरे और लोगों के खिलाफ में सीबीआई के माध्यम से जांच करवा रहा था और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस चीज के लिए मैं इंश्योर कर रहा था। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के 10-10, 15-15 साल के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उनके पीछे हमारी पार्टी में है। अब सवाल ये आता है जो इसके बारे में इसके बाद पूछा जा सकता है कि फिर आप लोग चुनाव हारे क्यों? 15 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी हम लोगों के सामने दिसंबर 2013 में थी, और वो सिंगल नहीं डबल एंटी इनकम्बेंसी थी दिल्ली और केंद्र दोनों के अंदर। मैं समझता हूं कि आप भी और दूसरे सबके सब लोग भी और प्रश्न पूछने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, और मैं उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए और बाकी विजन भी अपने जो और मेरी सोच है उसके बारे में भी और मैं विस्तार से बात करूंगा। जी, तो मैं गुजारिश करूंगा आपसे मगन साहब, आप यहां बैठें और हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ यहां कई वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली पर नजर रखने वाले, दिल्ली के कई प्रमुख नागरिक मौजूद हैं। पहला सवाल जो कांग्रेस से दिल्ली पूछ रही है वो है ये, क्या कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली? कांग्रेस भी ये जानती है कि कांग्रेस में चेहरा बनाने की आवश्यकता है ही नहीं, उन्हें तो जीत हासिल होने वाली नहीं है। जैसा शीला दीक्षित जी ने कहा है, वो तो अब सपोर्टिंग रोल में आ गए हैं, वो अब लीड प्लेयर नहीं है दिल्ली की राजनीति में। आपने दो अपने लोकसभा इलेक्शंस का रिकॉर्ड बताया, तीसरे हार का नहीं बताया, यही बीजेपी कह रही है। तीसरे जो जिस टाइम पे मैं हारा था 2014 में और 2013 में जब हमारी 8 सीट्स रह गई थी, उसमें और आज में एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। और वो बुनियादी फर्क यह है कि उस टाइम पे हम रूलिंग पार्टी थे, दोनों के दोनों समय में एंटी इनकम्बेंसी थी और लोगों ने उस समय तक दोनों की दोनों पार्टियों को आजमाया नहीं था। आज जब हम लोगों के बीच में वापस जा रहे हैं तो हम लोगों से ये पूछ रहे हैं कि ये 7 महीने के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से मोदी जी का डायरेक्ट शासन था राष्ट्रपति शासन के माध्यम से, तो क्या आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए हर एक के आगे, छोड़िए 15 लाख, 15-15 पैसे आगे? हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसी बड़ी क्या चीजें मोदी जी ने डायरेक्ट अपने शासनकाल के दौरान करी जिससे कि लोग उनको वोट दें। आज केजरीवाल जी सतीश उपाध्याय की कंपनी और आशीष सूद का नाम कहते हैं कि इनकी कंपनीज हैं, तो इसका मतलब वो ये मान रहे हैं कि 49 दिन की जो उनकी सरकार है में उसके अंदर वो इस प्रकार की कंपनीज को डिटेक्ट करने में उनकी कमी रह गई, वो फेल हो गए। तो जब वो खुद मुख्यमंत्री रहते हैं, जब उनको ये सारे दस्तावेज नहीं मिलते हैं, जब वो मुख्यमंत्री से हट जाते हैं, जब ऑपोजिशन और धरना पार्टी बन जाते हैं, तब उनको वो सारे के सारे दस्तावेज मिल जाते हैं। मेरा नाम संगीता तिवारी है। मेरा आपसे ये सवाल है, चुनाव में महज 3 हफ्ते रह जाते हैं तब चेहरे का ऐलान होता है। अभी तक दिल्ली में कांग्रेस की एक भी बड़ी रैली नहीं, और उस पर से शीला दीक्षित का ये बयान कि हम आम आदमी पार्टी को समर्थन करने के लिए तैयार हैं, तो इसे हारी हुई लड़ाई क्यों नहीं माना जाए? देखिए, जहां तक के
लेट ऐलान की बात है। मेरे को विधानसभा का चुनाव लड़ना है, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन का मुझे ऐलान करना है। इस चीज की घोषणा 12 जनवरी को हमारी पार्टी ने करी। हम लोगों का ये मानना है कि आप लोगों के माध्यम से, दिल्ली एक कॉम्पैक्ट जगह है और आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपनी बात लोगों तक के पहुंचा पाएंगे। दूसरा, हम लोगों की स्ट्रैटेजी और बीजेपी और आम आदमी की स्ट्रैटेजी में फर्क है। हमारी स्ट्रैटेजी लोकलाइज हमारे विधायकों को चुनाव जिताना है। हमारी स्ट्रैटेजी यह है कि जो हमारे लगातार 3-3, 4-4, 5-5 बार चुने हुए विधायक हैं, वो विधायक लोगों के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। हमारी स्ट्रैटेजी यह है कि वो कहें, और जो कि होगा इस चुनाव के अंदर, आप देखिएगा आपके सर्वेक्षणों में भी परिवर्तन आएगा। क्योंकि पहले अब आप पूछते थे कांग्रेस, बीजेपी, आप तो आपको दूसरे नतीजे मिलते थे। अब आप पूछेंगे डॉक्टर AK वालिया को वोट देंगे, इसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे, आपको दूसरे नतीजे निकलेंगे। जरूरी थोड़े है कि अगर मोदी की एक स्ट्रैटेजी है तो हमारी भी वही स्ट्रैटेजी हो, हम भी उसको फॉलो करें। हमारी स्ट्रैटेजी लोकलाइज, हमारे विधायक जो स्ट्रेंथ है हमारी वो स्ट्रैटेजी है। अभी आपने कहा कि 55% सीपेज की वजह से वाटर नीचे चला जाता है। अब जरा सोचिए आप, 15 साल आप रहे, 15 साल में कोरोजन अगर हुआ होगा पाइपलाइन का, सबटेरेनियन पाइपलाइन का, तो वो आपके दौरान हुआ है। जब आप इसका एक श्रेय क्लेम करते तो लगता नहीं लॉजिकली आप गलत है और जनता देख के हंसेगी। 15 साल आप रहे, 55% सीपेज हो रहा है, 100 लीटर पानी पर डे मिल रहा है, जबकि 222 की अवेलेबिलिटी है। तो आपको लगता नहीं है कि लॉजिकल फैलेसी। और दूसरी बात यह है कि इन तमाम सालों में एक कोई कारण ऐसा बता दे जिसमें कि आपने बाउंस बैक किया हो इश्यूज को लेके। जब जब जनता ने मैसेज दिया करप्शन को लेके, तो आप कहीं किनारे पाए गए। देखिए, आपने 2 सवाल पूछे। पहला मैं उत्तर दूंगा, जो दूसरा सवाल आपका बाउंस बैक करने का, करप्शन के चार्जेस लगते रहे, हम लोग किनारे करते रहे, हम जवाब नहीं दे पाए। जिस टाइम पे हम ऑपोजिशन में, हम रूलिंग पार्टी थे दोनों, सेंटर में और स्टेट के अंदर, उस वक्त हम जो भी कहते थे लोग उस बात को नहीं मान रहे थे। आप अगर इस बात को देखें कि अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ, लोकपाल बिल हम लोग लेकर के आए, उसके बाद में मैं समझता हूं कि यह बात सही है, मैं इसको मानता हूं कि उसमें देरी हुई। अगर यही हम लोकपाल पहले लेकर के हम आते तो हम शायद इस बात को, सोच को हम रोक पाते, जो सोच लोगों के दिमाग में घर कर गई है। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। और मैं इस बात को भी मानता हूं कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के अंदर। और अगर भ्रष्टाचार के इस इतने बड़े मुद्दे को देश के अंदर डिस्कशन का और लोगों को वोट इसके आधार पे देने का और स्वच्छ सरकार लेकर के आने का, एक ट्रांसपेरेंट सरकार लेकर के आने का, अगर मैं किसी को श्रेय देता हूं तो वो अन्ना हजारे जी को देता हूं। उन्होंने अपने इस आंदोलन के जरिए से कम इस बात को फोरफ्रंट में लाए और फोरफ्रंट पे ला करके किया। जो हमारे अगेंस्ट एलिगेशंस जो सामने निकल करके आए, वो सारे के सारे का बेसिस केवल 2 थे। एक RTI था और राइट टू इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट के अंदर भी हमारी सरकार लेकर के आई, यूपीए 1 लेकर के आई, जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीजों का खुलासा हुआ। और दूसरा CAG था। हमारे पार्टी के लोग कहते हैं आपने किसको CAG बना दिया, जिसने आप ही की जड़ खोद दी। तो RTI और CAG दोनों की दोनों अपॉइंटमेंट एक तरीके से कांग्रेस की ही पार्टी की रही। अगर हमारी कुछ और मंशा होती तो शायद हम लोग दोनों के दोनों ये चीजें नहीं करते। दूसरी बात, जहां तक आपने पानी के बारे में बात बोली, कुछ तबका और कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां पर हमको और काम करने की जरूरत है। हम लोगों की निष्ठा और नियत हमारी ठीक है, हम लोग काम करना चाहते हैं, हम ट्रस्टेड भी हैं और ट्राइड भी हैं। जो चीजें रह गई हैं उसको हम आगे आने वाले समय में पूरा करेंगे। हम जनता के सामने हाथ जोड़ करके यही विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। अजय, मैं मधुकर बोल रहा हूं। ये आपने अपने बयान में ये कहा कि डबल एंटी इनकम्बेंसी थी, दिल्ली की 15 साल की और केंद्र की 10 साल की, जिसकी वजह से आप 2013 में चुनाव हार गए। जो शीला दीक्षित का बयान है आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का, क्या आपको नहीं लगता कि शीला दीक्षित ने एक बार वही एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस पर फिर से लाद दी है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि आप चुनाव हार गए? क्योंकि ये बयान देकर उन्होंने कह दिया कि एंटी इनकम्बेंसी अब भी शीला दीक्षित की वजह से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही जाएगी। मधुकर जी, ये शीला जी का जो बयान है इसके बारे में मैंने भी स्पष्ट किया, उन्होंने भी कोशिश करी है इस पे और स्पष्टता से अपनी बात कहने की, क्लैरिफाई करने की। लेकिन मैं आपको बताऊं, कांग्रेस की जो ऑफिशियल लाइन है उसका कहने का हक मुझे है, एज जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इंचार्ज कम्युनिकेशन और चीफ स्पोक्स पर्सन के नाते। तो मैंने बार बार ये कहा है कि ये उनकी निजी राय है, ये कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है।
जहां तक कांग्रेस पार्टी की सोच है, कांग्रेस पार्टी की राय है, इस निजी राय से नुकसान हुआ है? देखिए, एक कंफ्यूजन तो पैदा हुआ, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, एक कंफ्यूजन जरूर पैदा हुआ है, लेकिन वो उनकी निजी राय है। कांग्रेस पार्टी की राय ये है, अगर मान लीजिए हम लोगों को समर्थन देना होता या लेना होता तो हम चुनाव से पहले ही समर्थन दे देते, तो चुनाव की जरूरत ही नहीं होती। तो जब हमको चुनाव में जाना पड़ा, तो अब हम चुनाव के बाद में किस मुंह से उनको समर्थन देंगे या लेंगे? लोग कहेंगे सीधे के सीधे फिर आपने पहले क्यों नहीं किया? तो मैं इस बात से बिल्कुल, मेरी अपनी निजी राय भी और पार्टी की भी यही लाइन है कि हम लोगों को कांग्रेस पार्टी के इंटरेस्ट में चुनाव के बाद हम लोग अकेले रहेंगे। और मुझे तो उम्मीद है कि जिस तरीके से माहौल बदल रहा है, नीचे से रिपोर्ट्स आ रही हैं, हम लोग कांग्रेस जो है अपने आप अपने दम पे बलबूते पे सरकार बनाने में, आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में हम कामयाब होंगे। अजय माकन जी, मैं रशीद खिदवाई हूँ टेलीग्राफ अखबार से। माकन साहब, मैंने आपके शुरुआत के जो आपने बोले आप, उसमें आपने कुछ राहुल गांधी का जिक्र नहीं करा। क्या राहुल गांधी की दिल्ली के चुनाव में कोई भूमिका नहीं है? क्या वो आप उनको सामने नहीं लाना चाहते? उनको लेके आपको क्यों हिचकिचाहट है? नहीं, ऐसा नहीं है। सोनिया जी और राहुल जी दोनों के दोनों हमारे नेता हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, और वो दोनों दिल्ली में हम लोगों के लिए कैंपेन करेंगे। दिल्ली के चुनाव में अब मैं दिल्ली का एक चेहरा कांग्रेस का हूं। दिल्ली के अंदर मैं मंत्री और दिल्ली केंद्र सरकार में दिल्ली के मसलों का मंत्री रहा हूं, तो जाहिर बात है मैं दिल्ली की और अपनी बात और अपने और साथियों की बात करूंगा। लेकिन राहुल जी हमारे लिए प्रचार भी करेंगे, सोनिया जी भी प्रचार करेंगी, हमारे हर होर्डिंग्स के अंदर राहुल जी और सोनिया जी हैं। जब राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी ने कुछ कहा था कि राहुल गांधी को पूर्ण जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वैसा ही कुछ बयान चिदम्बरम जी का भी आया था। अब ऐसे जब बयान आते हैं, अभी शीला दीक्षित के बयान की आप बात कर रहे हो, और फिर खबर ऐसी भी आती है कि यूपी में जो जिम्मेदारी देनी है उसमें राहुल गांधी के निर्णय को सुपरसीड किया गया, तो आप ही कहते हैं कि कंफ्यूजन पैदा होता है। कांग्रेस पार्टी जनता को ऐसे बयानों के जरिए क्या मैसेज दे रही है? आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस प्रकार के बयानों से कंफ्यूजन पैदा होता है, इस प्रकार के बयानों से विरोध, अलग अलग लोगों की अलग अलग बात होती है, और जो हमारी सोच है, जो हमारी समझ है। क्या माकिन जी, राहुल गांधी की सत्ता को कांग्रेस में अंदरूनी ही चैलेंज है जिनको वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, इसको इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। हमारे बहुत सारे नेता उचित समय पर नहीं अपने बयान खुद देते हैं। तो जो हमारा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, हमारा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का असल में काम कम्युनिकेट करना है पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी की सोच, पार्टी की लाइन को। लेकिन कई बार हमारा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बन जाता है मिसकम्युनिकेशन दूर करने का डिपार्टमेंट। तो यह बात हमने अपने नेतृत्व को भी कई बार बताया है, और हम लोगों की कोशिश भी है कि हम लोग इस बात को ठीक करें। और आगे आने वाले समय में आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इस प्रकार के विरोधी स्वरों से हमें बहुत नुकसान कई बार होता है। हमारी जो असली में जो कांग्रेस की जो सोच है, जो हमारी असली, अब जैसे आम आदमी पार्टी को समर्थन करना है या नहीं करना, अगर कोई कद्दावर नेता इसके बारे में कुछ अगर बोलता है तो ये कंफ्यूजन होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की असल में क्या लाइन है वो हम लोग उसको तय करते हैं, और जो कांग्रेस पार्टी की लाइन होती है बाद में वही फॉलो होती है। तो मेरा आपके माध्यम से फिर जनता से और लोगों से ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी की जो लाइन है उस चीज को, वो लाइन ये है कि हम लोग किसी भी कीमत के ऊपर आम आदमी पार्टी को ना तो सपोर्ट करेंगे ना उनका सपोर्ट लेंगे। ये सपोर्ट की आप बार बार बात कर रहे हैं, तो ये सपोर्ट जब किया गया था तो उसका मकसद ये दिखा था कि आने दीजिए इनको, इन्होंने वादे किए हैं, जनता जान जाएगी, ये कुछ नहीं है। वो आए, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि जनता मान रही है कि आप कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए थे, जहां 60,000 के करीब हमारे वोटर्स हैं, उसके अंदर आम आदमी पार्टी का वहां पे सिटिंग एमएलए है। वहीं पर उसी जगह के ऊपर आम आदमी पार्टी का जहां सिटिंग एमएलए है, पहले हम कांग्रेस के मुकाबले आधी सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। उन्हीं पोलिंग बूथ्स के अंदर 15% वोट आम आदमी पार्टी को कम मिला, कांग्रेस को 11% वोट फालतू मिला, बीजेपी के 3% वोट जो है दिल्ली के बीजेपी के कम हुए, और कांग्रेस और बीजेपी का नेक टू नेक वहां पे फाइट था। तो ऐसा नहीं है कि आप जैसा कह रहे हैं लोग वो सोचते हैं, पर उससे वो गलती हुई जो उनको सपोर्ट किया पिछली बार।
नहीं, गलती नहीं, हम लोगों ने तो उस वक्त उनको सपोर्ट किया, जैसे आप खुद कह रहे हैं, आपने बात सही बोली कि हम कह रहे थे कि आपने तो ये कहा था कि हम बिजली की कीमतें ऐसे कर देंगे, रोज जन दरबार लगाएंगे, सबको हम परमानेंट कर देंगे, हम दिल्ली के अंदर पता नहीं चांद सितारे क्या क्या तोड़ के ला देंगे। तो 49 दिन के अंदर वो केवल धरना करते हुए नजर आए। अभी भी जो है, जो बाकी सारी की सारी चीजें जो उनको डॉक्यूमेंट्स और जो आरोप प्रत्यारोप अभी भी वो लगा रहे हैं, वो उस वक्त उनके हाथ में नहीं आई। तो इसका मतलब उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं आता, उनको मालूम नहीं है कि किस तरीके से, अगर उनकी निष्ठा भी ठीक है तो उस निष्ठा को किस तरीके से पूरा करके जनता के लिए डिलीवर कर सके, वो लोग नहीं कर सकते हैं। इससे यही साबित होता है। अजय जी, मेरा नाम संतोष भारती है। पिछले चुनाव में जो इसके पहले का चुनाव था, 15 साल राज करने के बाद आपकी नाक के नीचे से मुसलमान सर करके आम आदमी पार्टी के पास चला गया, मध्यम वर्ग बीजेपी के पास चला गया। कल एबीपी का सर्वे आया है जिसमें उसने कहा है, कमोबेश, जिस चैनल पे आप बात कर रहे हैं, कि कमोबेश यही स्थिति इस चुनाव में रहने वाली है और कांग्रेस तो लगभग लड़ाई से बाहर चली गई है। मेरा सवाल ये है कि पिछले 8 महीने में या 6 महीने में या 4 महीने में इन वर्गों को वापस लाने की कोई कोशिश हमें कांग्रेस की तरफ से दिखाई नहीं दी। हम लोगों की ये पॉलिसी रहती है कि हम सर्वेक्षणों पे हम नहीं बोलते हैं, लेकिन आपने सवाल पूछा है बहुत अच्छा। एक तो यह सर्वे 1 जनवरी से 12 जनवरी तक के बीच का था, तो मेरी घोषणा 12 जनवरी को हुई, तो मेरी घोषणा से पहले का था। एक दूसरा, इसमें एक सर्वे इस वाले में और पिछले वाले में जो फर्क था, पिछले वाले में आप कांग्रेस को 3 से 5 सीटें दे रहे थे, इसमें आपने बढ़ा करके 8 सीटें कांग्रेस की दी हैं। क्यों 8 सीटें कांग्रेस की, इसमें मुझे पहले के मुकाबले बेहतर स्थिति होते हुए क्यों मैं इस बात से सहमत हूं? क्योंकि हम लोगों ने 24 कैंडिडेट्स अपने 12 तारीख से पहले अनाउंस कर दिए थे 70 में से। तो जो सर्वे हुआ, जो मैं पहले कहता था, आप कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी पूछोगे, एक आपको जवाब मिलेगा। आप डॉक्टर वालिया या दूसरे कैंडिडेट पूछोगे, आपको दूसरा जवाब मिलेगा। तो जब हमारे कैंडिडेट्स डिक्लेयर हुए तो वो संख्या 5 से बढ़कर के 8 हो गई। अब 12 तारीख के बाद 3 डेवलपमेंट्स और हुई हैं, और उन 3 डेवलपमेंट्स की वजह से मुझे लगता है कि अब स्थिति बहुत तेजी से पलटेगी। एक डेवलपमेंट सबसे बड़ा यह हुआ कि दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का रिजल्ट 12 तारीख को आया, और उससे कांग्रेस के जनों में उत्साह बढ़ा और कांग्रेस ने उससे उत्साहित हुआ। दूसरा, 12 जनवरी को मेरी भी अनाउंसमेंट हुई और मैं प्रचार के अंदर आगे आया, तो मुझे लगता है कि कुछ हम लोग इसमें लड़ाई के अंदर और तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा डेवलपमेंट यह है कि हम लोगों के बाकी कैंडिडेट्स की लिस्ट भी अब अनाउंस हो गई है, और हमारे मुकाबले बीजेपी और आम आदमी पार्टी की भी जब लिस्ट आएगी, आप तीनों कैंडिडेट्स को जब आप सामने रख करके लोगों के बीच में जाएंगे, तो ये आंकड़े 8 से कहीं ज्यादा आगे निकल जाएंगे। आप आगे आने वाले समय में ये भी बात को देखें। अजय माकन साहब, मैं डॉक्टर माजिद देवबंदी हूँ, जामिया में रहता हूँ, अपना उर्दू का एक अखबार निकालता हूँ, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन ट्रस्ट के लिए कुछ काम करता हूँ। आप ये बताइए कि अब मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए बीजेपी से डराएंगे कि मौलानाओं को साथ लेंगे या काम करेंगे? मैं ओखला में रहता हूँ, आपने पानी की बात की, हमें पानी पीने को मैसर नहीं है, हम लोग खरीद के पानी पीते हैं। उसके बाद आप 15 साल में हमें पानी नहीं दे सके। मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन आप किस तरह करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए, उनके लिए क्या नियत है? देखिए, हम लोग एक्सप्लॉयटेशन में हम लोग विश्वास नहीं रखते। मैंने जैसे सबसे पहले मैंने कहा कि डिस्पैरिटी के हम खिलाफ हैं। हम लोगों की सोच हमेशा से, और मेरी व्यक्तिगत सोच और कांग्रेस पार्टी की सोच ये रही है, सर्वधर्म सद्भाव की, और साथ साथ में पूरा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वेल्थ होना चाहिए शहरों के अंदर, खास तौर पे जहां पर हम खुद कह रहे हैं कि गरीब और अमीर और अलग अलग वर्गों के बीच में हम लोगों की खाई बढ़ती जा रही है। माकन साहब, मैं मौलाना अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन से हूं। 65 साल से हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप लोगों ने बीजेपी से डरा के रखा। हिंदुस्तान के वजीर आजम का एक बयान आया है अमेरिका जाने से पहले कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क का वफादार है। ये अलग बात है कि हम उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वफादार हैं। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद राहुल गांधी का बयान आता है कि मुजफ्फरनगर के कुछ मुसलमान बच्चे ISIS के संपर्क में हैं। हम किसको अच्छा समझे, राहुल गांधी के बयान को या मोदी के बयान? अक़लियतों के बारे में पार्टी के अलग अलग फोरम में और बाहर भी अगर कोई सबसे ज्यादा उनके बेहतरी के लिए, उनके आगे बढ़ाने के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी की सोच और बात रहती है तो राहुल गांधी जी की रहती है। मैं केवल इतना कह सकता हूं। बाकी एक बहुत बड़े बयान में से
कोई एक शब्द या दो शब्द निकाल करके उससे उनकी की पूरी सोच को मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूंगा कि पूरे के पूरे उसके अंदर से एक सेंटेंस, दो सेंटेंस निकाल करके उनकी सोच को, उनको प्लीज आप उससे अपनी सोच नहीं बनाएं। क्या आप इन 3 बिंदुओं पर अपना पोजीशन जो है उसको स्पष्ट करें। पानी और बिजली पर कांग्रेस कोई सब्सिडी नहीं देगी। दूसरी बात है एडुकेशन, और मेरा मतलब है स्कूल एडुकेशन। दिल्ली की जो सबसे बड़ी एक क्राइसिस इन द मेकिंग है कि यहाँ की डिमांड बढ़ रही है लेकिन क्वालिटी स्कूल एडुकेशन उस गति से नहीं बढ़ रही है। इस विषय पर ना तो कांग्रेस ने, ना बीजेपी ने, ना आम आदमी पार्टी ने अभी तक कुछ कहा है। आपने बहुत अच्छे ये दोनों सवाल पूछे हैं और मैं अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस पे एजुकेशन से ये कहना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे स्कूल्स जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाती हैं और वहाँ पर बिल्डिंग्स जो बनाती हैं वहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो कई जगह के ऊपर बहुत अच्छे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जहाँ पर क्वालिटी की जहाँ तक बात है वहाँ पर हम लोगों को इस बात की भी गहराई से सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम क्रेडिबल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन लोगों को हम लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जोड़ करके हम लोग उन इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल हम कर सकें। जब तक कि हम लोग इस दिशा के अंदर हम सोचना नहीं शुरू करेंगे हम गवर्नमेंट स्कूल्स की तरह से ही उनका स्तर हम नीचे रखेंगे। और अगर हमें मौका मिलता है और मुझे मौका अगर मिलता है तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कदम इस दिशा के अंदर होगा। दूसरा, जो बिजली और पानी का सब्सिडी की जहां तक बात है, मेरी राय यह है कि सब्सिडी देकर के कुछ समय के लिए अपना पीठ थपथपाना एक सही तरीका नहीं हो सकता। जहां से हमने बात शुरू की थी वही हमारा अगला सवाल है और वो है ये। आपकी लड़ाई किससे है, बीजेपी या आपसे? दिल्ली में कैसी सरकार चली, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, 2002 से ढेर सारे मसले बिना निर्णय को फाइलों में बंद पड़े थे। लेकिन यहां पर सरकारों को समस्याओं का समाधान करने के लिए फुर्सत नहीं थी। ऑब्वियसली कांग्रेस तो टक्कर में ही नहीं है, सब लोग बता रहे हैं। कांग्रेस अब वोट कटुआ पार्टी के तौर पे रह गई है। आप कहेंगे दोनों से लड़ाई है, लेकिन ज्यादा लड़ाई किससे? वोट तो आपका आम आदमी पार्टी ले गई। ईश्वर और प्रभु और अल्लाह से यही प्रार्थना दरख्वास्त करता हूं कि इनको इसी गलतफहमी नहीं खुशफहमी के शिकार ये रहे। और 2013 के नतीजों ने हमें बहुत बड़ा झटका हमारे को दिया जब हम खुशफहमी के इसी प्रकार से शिकार थे। कोई आम आदमी पार्टी को 2, 3, 4 सीट देता था, ये अपना सर्वे निकाल करके लोगों को कन्विंस करने की इनको जरूरत पड़ती थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की लड़ाई किससे है। हमारे, जैसे मैंने कहा कि हमारी लड़ाई हमारे विधायक लड़ रहे हैं जो लगातार चुन कर जनता के बीच में कार्य और जनता के बीच में रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस लड़ाई के अंदर हमारे पुराने पूर्व विधायक हमारे चुनाव जीतेंगे। जहां तक कि स्टेट को डायरेक्शन देने की बात है, वहां पर मैं भी बता रहा हूं कि हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, हमारी आगे क्या सोच है। अजय माकन जी, मेरा नाम नितिन गोखले है। आप बार बार कह रहे हैं कि इंडिविजुअल नेता जो है आपके वो मतदारों में जा रहे हैं, मत मांगेंगे लोगों से। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी तरह से बिखर गया है दिल्ली में और वो मौजूद नहीं है? एक सवाल। और दूसरा सवाल ये, आपने कहा कि आपका कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मिसकम्युनिकेशन को सही करने में, क्लैरिफिकेशन करने में व्यस्त रहता है। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया का उपयोग आपसे बहुत बेहतर किया है? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया का उपयोग बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने दोनों ने बहुत बेहतर किया। आप हैरान होंगे, जून 2013 में मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बना जब मैं कैबिनेट छोड़ करके मैं यहां पर आया। उस वक्त ना हमारा फेसबुक कांग्रेस का अकाउंट था, ना ट्विटर का अकाउंट था। उसके बाद में आकर के हमने फेसबुक और ट्विटर का अकाउंट कांग्रेस का शुरू किया, वेबसाइट दोबारा डिजाइन कराई। और वेबसाइट डिजाइन कराने में हमारे को 4 महीने का समय, हमारे को वेबसाइट पूरे के पूरे बना करके अलग अलग प्रोसीजर से हम लोगों को लगा। बहुत पुरानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, लोगों की बहुत पुराने लोगों के जो लगाव है कांग्रेस से, वरिष्ठ नेता हैं,
तो इस नाते हम लोग अपने आप को लेटेस्ट चेंजेस के साथ अपने आप को अडेप्ट करने में हम लोग तेजी नहीं दिखाई, हम पीछे रह गए। इस कमी को मानने में कोई हर्ज नहीं है, मैं इस बात को अच्छे तरीके से मैं मानता हूं। लेकिन साथ साथ में यह हर पार्टी की इलेक्शन की एक स्ट्रैटेजी होती है। पिछली बार आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी थी कि वो डोर टू डोर, उनके वॉलंटियर्स आते थे, सब जगह डोर टू डोर वो लोग जाते थे। इस बार आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स डोर टू डोर इलेक्शन के अंदर सिर्फ 20-25 दिन रह गए हैं, डोर टू डोर जाते हुए अब नजर नहीं आ रहे। हमने अपने आप को उस स्ट्रैटेजी जो हम पहले करते थे किसी जमाने में, कांग्रेस के पुराने जमाने में होता था, उससे हम अपने आप को नजदीक लेकर के आए। आम आदमी पार्टी ने जो पिछली बार किया, शायद उतने वॉलंटियर्स नहीं है, इसलिए अब उनको बड़ी मीटिंग्स करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, इसका स्टेटस बड़ा अजीब सा है। ना तो ये यूनियन टेरिटरी है, ना ये फुल फ्लेज स्टेट है। और अक्सर इस बात को प्रॉब्लम से बचने के लिए ये साइड भी किया जाता है कि ये हमारा हैंडीकैप है। अब लगता है सभी इससे भाग रहे हैं। क्या आप इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि स्टेटहुड देने का कोई फायदा नहीं है? अगर ऐसा है तो क्यों ना इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। करोड़ों रुपए का जो खर्चा हो रहा है इलेक्शन से, यही बच जाएगा। यूनियन टेरिटरी तो ये ऑलरेडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239। तो फिर विधानसभा क्यों है? पहले मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ठीक चल रही थी। एक मिनट 239A आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का डाल करके इसको असेंबली स्टेटस इसको दिया गया लिमिटेड पावर्स के साथ में, जिसमें 3 चीजें, पुलिस, लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर, 3 जो है जो स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं उनको उनके अलावा बाकी सब के सब 239AA में किया गया। कैबिनेट के अंदर मेरा ये मानना है कि कभी भी जब भी फ्रैक्चर्ड मैंडेट रहेगा दूसरी और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, जिन पॉलिटिकल पार्टीज का दिल्ली में कोई स्टे नहीं है, दिल्ली के अंदर जिनका कोई स्टेक नहीं है, जब तक कि ऐसी स्थिति रहेगी, जब तक कि यूनियन टेरिटरी से स्टेट कैपिटल बनना ये मुश्किल है। मेरे कभी भी ये कोशिश नहीं रही है कि मैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए चांद सितारे, लाल किला, कुतुब मीनार सब प्रॉमिस कर दूं। हम लोगों को प्रैक्टिकल होना चाहिए। मंगल जी नमस्कार, मेरा नाम दिबांग है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने सारी बातें कही, पर मुझे लग रहा है कि दिल और दिमाग तो कांग्रेस का बड़ा रखना चाहिए। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपने आजकल होर्डिंग लगाए हुए हैं कि विकास की डोर टूट गई है। अब विकास भारत जैसे देश में, वो भी डोर के सहारे, मेरे ख्याल से राजमार्ग वगैरह कुछ करते तो ज्यादा अच्छा रहता। डोर से तो बहुत कम काम होता है। खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सच्चाई है कि आपकी पार्टी के नेतृत्व की डोर टूट गई है। उस नेतृत्व की डोर की टूटने की वजह से पार्टी के विकास की डोर टूट गई है। आपकी पार्टी की एक सच्चाई है कि पार्टी केवल शीर्ष नेतृत्व से चलती है। आपकी मैं इज्जत करता हूं, पर आप जैसे इंडिविजुअल तो एक तरीके से पार्टी में अकेले चने की तरह से हैं। आपका शीर्ष नेतृत्व पूरी तरीके से लगता है कि एक लंबी छुट्टी पर चला गया है। देखिए, शीर्ष नेतृत्व हम लोगों में रिफ्लेक्ट होता है। मुझे शीर्ष नेतृत्व की वजह से मैं आज 50 वर्ष की उम्र में भारत के अंदर कैबिनेट, 49 वर्ष की उम्र में भारत में कैबिनेट मिनिस्टर रहा। मैंने एक जगह काम किया, मुझे आइडेंटिफाई करके शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दूसरा मौका दिया, अच्छा काम किया, उनको लगा, मेरे को मौका मिला। अगर मैं कहीं शीर्ष नेतृत्व की मदद नहीं रहती, लोग कहते हैं कि भी आप तो चमचागिरी करते हैं, आप क्यों उनके पीछे पीछे रहते हैं। आज बड़ा स्पष्ट मैं आप लोगों को और आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, मैं क्यों ना उनका एहसान मानूं। अगर मैं अच्छा काम करता हूं, मुझे रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक मिनट मैं आपको रोक रहा हूं, क्योंकि इसमें एहसान मानने की क्या जरूरत है। अगर आप अच्छे काम करते हैं, आपकी प्रोफेशनल पार्टी है, तो आपको उसमें जिम्मेदारी दी जाए। 2 चीजें आपने कही। आपने कहा हम लोग आजकल सर्वेक्षणों में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं आप सर्वेक्षणों में? जब आप जवाब देते हैं, सर्वेक्षणों की बात करते हैं, गलत आंकड़ा कोट करते हैं। आप एबीपी न्यूज के 7 से 8 हुए, पर 5 से 8 उसको बताते हैं, उसको छोड़ दीजिए। पर मैं एक दूसरी बात आपने कही कि सोशल मीडिया ने बड़ा रोल किया। राहुल गांधी का सोशल मीडिया का अकाउंट क्यों नहीं है? क्यों आपका शीर्ष नेतृत्व बचता फिर रहा है? छुट्टी पर क्यों है? हर राजनीतिक पार्टी में एक प्रतिस्पर्धा का माहौल होता है। हर राजनीतिक पार्टी में लोगों के अपने एम्बिशंस होते हैं, लीडर्स के एम्बिशंस होते हैं। लगातार एक कन्फ्लिक्ट का माहौल होता है। कोई ऐसा आसान तरीका नहीं होता जिसमें हर व्यक्ति अपनी अपनी बात आगे कहता है, हर व्यक्ति परफॉर्म करना चाहता है, लोगों के लिए काम करना चाहता है। अगर किसी नेतृत्व में ने हमें मौका दिया, मैं कहता हूं मैं ऑनेस्ट हूं। अगर मैं ऑनेस्ट इसलिए हूं क्योंकि मुझे मेरे नेतृत्व ने मौका दिया, तो मैं क्यों नहीं इस बात को मैं मानूं। जहां तक कि ट्विटर अकाउंट की बात है, वो इसलिए राहुल जी का ट्विटर अकाउंट नहीं है क्योंकि राहुल जी इस बात पे विश्वास नहीं करते कि उनका ट्विटर अकाउंट, ट्विटर हैंडल कोई और चलाए। हमारे बहुत सारे नेता, यहां तक एक मिनट सुन लीजिए, बहुत सारे नेता
इस बात को अपना ट्विटर अकाउंट, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी, उनका ट्विटर अकाउंट को के बहुत सारे लोग हैं जो उनके बिहाफ पे लिख करके वो करते हैं। राहुल जी इस बात को विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि मेरा अगर अकाउंट होगा तो मैं खुद जब चलाऊंगा और जब मुझे लगेगा कि मैं खुद, मेरे को अकाउंट की जरूरत है, मैं खुद उसके ऊपर इतना समय देके अपना मैं लिख सकता हूं, मैं ट्विटर और फेसबुक दोनों पे आऊंगा। तो हम लोगों को इससे ज्यादा, अब जब पार्टी का एज स्पोक्स पर्सन, एज कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हेड, जब मैं अपनी बात और राहुल जी की बात करता हूं, मेरी समझ से लोगों को इससे संतुष्ट होना चाहिए। अजय जी, मेरा नाम अभय कुमार दुबे है और अभी तक आपने सवाल का जवाब नहीं दिया है कि आपकी टक्कर किससे है, भारतीय जनता पार्टी से है या आम आदमी पार्टी से है। एक थीसिस चल रही है चुनाव में जिससे मोटे तौर पर सभी राजनीतिक समीक्षक मुझे सहमत लगते हैं कि कांग्रेस चुनाव जीत तो नहीं सकती लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिता जरूर सकती है। मेरा नाम विनोद अग्निहोत्री है, मैं अमर उजाला अखबार से हूं। दिल्ली का चुनाव में 15 साल कांग्रेस की सरकार का नेतृत्व शीला दीक्षित जी ने किया और आपने भी उनके नेतृत्व में काम किया, आपने कहा भी इस बात को। इस चुनाव में उनकी तस्वीर न तो किसी पोस्टर में है, न वो कहीं कैंपेन में है। क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने सेनापति को, अपने पुराने सेनापति को, जिसके नेतृत्व में 3 बार जीत हासिल की, उनको किनारे कर दिया है? शीला जी हमारे लिए कैंपेन करेंगी और उन्होंने कहा भी है कि वो कैंपेन करेंगी दिल्ली के अंदर। तो कैंपेन जब प्रचार हमारा शुरू होगा आप इंतजार करिए और शीला जी हमारे लिए कैंपेन दिल्ली में कांग्रेस के लिए करेंगी। अजय जी, मैं अनिल आनंद। मुझे ऐसा लगा कि करप्शन के इशू पे आप बहुत ज्यादा हाई मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं। उसका मैं इसलिए ये कह रहा हूं, उसका परिप्रेक्ष्य ये है कि आप लोकसभा का चुनाव बुरी तरह से हारे करप्शन के मुद्दे पे, और आपने खुद अपने ओपनिंग रिमार्क्स में माना कि करप्शन बहुत बड़ा इशू है। तो अभी भी भाजपा के साथ आपने कहा आपका मुकाबला है, भाजपा का शायद नंबर 1 प्लैंक जो है वो कांग्रेस की करप्शन को ही लेके है। तो ये आपकी हाई मॉरल ग्राउंड कितनी काम आएगी? आज इंटरव्यू किरण बेदी जी का पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने करप्शन को 7वें नंबर पे रखा है, 7वीं प्रायोरिटी। तो जिस करप्शन की मूवमेंट, अन्ना हजारे जी की मूवमेंट करप्शन के नाम पे, अन्ना हजारे जी के कंधे पे चढ़ करके अपने आप को पहचान राजनीतिक जीवन में आगे किया, अगर वो ये कहती हैं कि उनकी 7वीं प्राथमिकता करप्शन होगी और हम ये कह रहे हैं कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी बातों का आंसर देना पड़ेगा। माकन जी, मेरा नाम एसके शर्मा है और आप मेरे से भली भांति परिचित हैं। मेरा सवाल यह है कि आपको बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड से नवाजा गया था। दिल्ली कांग्रेस में आपके दोनों लेफ्टिनेंट अरविंदर सिंह लवली और मुकेश शर्मा को भी नवाजा गया था। तो ये तीनों अपनी मेरिट पर जीत कर आ सके, पार्टी लेवल जो भी हो, उसके लिए आपके पास क्या रणनीति है? जो लोग खुद अपने आप अपने बल पे जीत करके आ सकते हैं उनके लिए तो रणनीति की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अजय माकन जी, आपने अभी तक ये नहीं बात की कि आपका जो आगे जाके प्लान है दिल्ली के लिए, उसमें आप दिल्ली किस तरह का सिटी मानते हैं? सर्विस ओरिएंटेड सिटी की इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिटी? हमारा ये मानना है कि दिल्ली हमेशा से कर्मचारी और व्यापारी का शहर रहा है। यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज और फार्मर्स, एग्रीकल्चर दोनों नहीं है, यहाँ पे कर्मचारी और व्यापारी दोनों के दोनों रहते हैं। दिल्ली के अंदर पिछले दिनों में कंस्ट्रक्शन तेजी से, डेवलपमेंट तेजी से होने की वजह से एक बहुत बड़ा तबका, माइग्रेंट तबका दिल्ली में आकर के रहा है, जो कि अच्छे हालात में नहीं है। अगर दिल्ली के अंदर हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं तो दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी सिर्फ बड़े बड़े फ्लाईओवर्स और मेट्रो और बसेस से नहीं बन सकती है। हम लोगों को इसके पीछे जाना पड़ेगा। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज क्यों बनी? हमारे दिल्ली के अंदर आज भी 12% मकान खाली हैं सेंसस की फिगर्स के हिसाब से, और दिल्ली के अंदर 12% मकान खाली हैं और दिल्ली के अंदर अभी भी लाखों लोग झुग्गियों के अंदर रहते हैं। क्यों? इसका मतलब यह है कि दिल्ली के अंदर लैंड अलॉटमेंट इक्विटेबल नहीं रही है। बहुत लोग हाई राइज के खिलाफ हैं। मेरा यह मानना है कि सिटी कॉम्पैक्ट हो, हाई राइज हो तो एनर्जी एफिशिएंट होती है। अगर आपने स्लम्स को अगर रिहैबिलिटेट करना है तो उसी जगह के ऊपर जब तक आप उनको वापस वहीं पे नहीं बसाएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहीं के वहीं जहां काम कर रहे हैं नहीं देंगे, जब तक कि वो लोग रीसेटल नहीं हो पाएंगे। तो दिल्ली की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिल्ली में जो लोग आए हुए हैं, गरीब लोग, उनके लिए ये सारे काम करने की जरूरत है। अजय जी, मेरा नाम वर्तिका नंदा है। आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात कई बार की। 15 साल जब आपकी सरकार रही, दिल में बार बार एक कसक सी उठती रही कि काश दिल्ली पुलिस हमारे पास होती। क्या वो कसक इस बार चुनाव के बाद भी जारी रहेगी और उस कसक के किसी नतीजे तक पहुंचने की कोई बात हो सकती है? हमारे दिल्ली में पुलिस मुख्यतः 3 हिस्सों में है। ट्रैफिक पुलिस है, लोकल जो है क्राइम की प्रॉब्लम है, और तीसरा हमारा सिक्योरिटी का है। इसमें मैं ये मानता हूं, मेरा ये मानना है कि लोकल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का काम
हमारे दिल्ली सरकार के पास में आना चाहिए और लोकल लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस सेपरेट होनी चाहिए। बहुत बार हम लोगों ने भी ये देखते हैं और ये कंपार्टमेंटलाइज होना चाहिए। मेरे साथ में लगा हुआ पीएसओ मुझे अपने ट्रांसफर हो जाने के बाद में 10 दिन के बाद में ट्रैफिक चलाता हुआ नजर आ जाएगा। 3 साल के बाद में वो थाने में ट्रांसफर होगा तो रेडी पटरी वालों से पैसे उगराई करते हुए नजर आ जाएगा। जबकि सिक्योरिटी, ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर तीनों के तीनों, इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर तीनों के तीनों अपने आप में स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं। और इसके अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर खास तौर पे और क्राइम खास तौर के ऊपर दिल्ली सरकार के अंदर होना चाहिए। तो हमारे अगर लोग सिर्फ ये मांग करते रहें पुलिस हमें दीजिए, पुलिस हमें दीजिए, पुलिस हमें दीजिए, तो वो सही तरीका नहीं है। हमारे को इसमें सेगमेंटाइज करके हमारे को इसके अंदर से क्राइम, लोकल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम दिल्ली सरकार के पास में होनी चाहिए ताकि बेहतर जवाबदेही उनसे हम इंश्योर कर सकें, उनसे हम ले सकें। ये मेरा सोच है। अंत में मागन साहब, ये एक सवाल, आपने खुल के सब चीजों के जवाब दिए, साफ गोई से जवाब दिए, तो सवाल ये कि क्या अगर आप जीतते हैं, आपकी पार्टी जीतती है, तो आप ही मुख्यमंत्री होंगे? ये मत कहिएगा कि लेजिस्लेटर तय करेंगे। अगर ये नहीं कहूं तो फिर क्या कहूं? ये देखिए, मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हूं और मैं लाइन जो खींची जाती है मैं उस पर चलता हूं। लाइन हमारी ऑफिशियल लाइन ये रही है। ये इस ऑफिशियल लाइन का नुकसान नहीं होता। देखिए, दूसरी पार्टियां खुल के कहती हैं ये प्रधानमंत्री होंगे, ये मुख्यमंत्री होंगे, उनको जनता चुन लेती है। आप एक लाइन पकड़ के बैठे। देखिए, अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हेड ही अगर कुछ बात करे तो ये कौन कहेगा कि ये उनके निजी विचार है? तो इसलिए मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता कि जिसमें कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हेड कोई आरोप लगाए कि यही मिसकम्युनिकेट कर रहे हैं। हमारे विधायक जो हैं वो अपने मुख्यमंत्री चुनेंगे, चाहे इसका नुकसान होता रहे। पॉलिटिकल नुकसान और फायदा अलग है, हमारे पार्टी की परिपाटी अलग है और संविधान की पोजीशन अलग है। मैं समझता हूं संविधान के अंदर जब लोकसभा के एमपीज, प्रधानमंत्री और विधानसभा के विधायक मुख्यमंत्री अपना चुनते हैं तो, और कांग्रेस उसको फॉलो करती है और यही हमारी पार्टी की अधिकृत लाइन है। और मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता होने के नाते पार्टी की लाइन मैं बोल सकता हूं, मैं लाइन से इधर उधर नहीं जा सकता। तो मैं सिर्फ यही अनुरोध करूंगा कि इस बात को। चलिए, अंत में सीटें कितनी आ रही हैं? हाँ जी, सीटें कितनी आएंगी? सीटें हम लोगों की मेजॉरिटी आएगी दिल्ली के अंदर। हम खुद अपनी सरकार बनाएंगे। लोग कांग्रेस का नाम लेना चुप हो जाए, हमारे विरोधी पार्टी अगर नाम लेना चुप हो जाए, उससे कांग्रेस खत्म नहीं होगी, यह मैं कम से कम कह सकता हूं। 35 से ज्यादा आप कह रहे हैं। अगर कम पड़ गए तो किसका समर्थन लेंगे? बिल्कुल कम नहीं पड़ेंगे। हम अपने आप सरकार अपने बलबूते पे बनाएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आने वाले दो नहीं बन सकी तो आम आदमी पार्टी की तरफ देखेंगे भी नहीं? बिल्कुल नहीं देखेंगे, कहीं नहीं देखेंगे। रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हम बीजेपी की तरह नहीं है कि किसी को हफ्ता वसूली पार्टी कहे उससे उसका समर्थन उससे ले लें, किसी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहे और उससे समर्थन ले लें। हम बीजेपी की तरह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया माकन साहब हमारे साथ घोषणा पत्र में जुड़ने के लिए। तो ये था आज का घोषणा पत्र। अगले घोषणा पत्र में दिल्ली की जनता के सामने एक और बड़ा मेहमान। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज।